तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत साहब ने कितना सही लिखा है ना, इतना सही कि हाल फिलहाल के हालातों पर एकदम सटीक बैठता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बस शो। लगभग 20 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि देश में ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। सोचने वाली बात है, सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसती जनता के पोस्ट नहीं देख पाई या फिर चिताओं की तस्वीरें। अब देश की 12 राज्य सरकारों ने भी बात दोहराई है। इसमें गैर भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। यानी केंद्र सरकार की जिस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, वही अब खुद दावा कर बैठे। वसीम बरेलवी साहब की मशहूर पंक्तियां हैं, उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर ये शायरी कहते हैं। राहुल जी की भाषा में कांग्रेस पार्टी को टाटा खत्म गुड बाय बोलने से पहले भी कहा था। ऐसे ही नेतृत्व विरोधी माहौल कांग्रेस के बुजुर्ग खेमे में भी बन रहा है। हाल ही में इस खेमे ने आधिकारिक रूप से आकार लिया था, जो पिछले कई मौकों पर गांधी कुनबे के प्रति अपना प्रतिकार स्पष्ट कर चुका है। बीती रात एक रात्रि भोज हुआ। खाने की मेज पर वो नेता भी नजर आए जो कांग्रेस की साइकिल मार्च में नहीं दिखे थे। पूरी बात का लब्बो-लुआब ये है कि बैठक में ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार मुक्ति अभियान को हवा दे सकता है। तीसरी खबर में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, तब प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। न्यायालय का कहना है कि देश राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे संजीदा मसलों पर अपना धैर्य खो रहा है। जिस तरह देश की राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, उस पर नकेल कसने की जरूरत है। संसद के सदनों में होने वाले हंगामे की वानगी हम आए दिन देख रहे हैं। जब से सत्र शुरू हुआ है, तब से सदन में सियासी शोरगुल जारी है। आज इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सब्र का बांध टूट गया। इस कदर टूटा कि सीधे नजरों पर नजर आया। उन्होंने हंगामे में दुख जताते हुए कहा कि जितना कुछ हो रहा है वो उसकी वजह से बहुत दुखी है। बात करेंगे कृषि कानून पर सरकार की तरफ से आई एक अहम टिप्पणी की। आखिर में बताएंगे एक अच्छी खबर। जहां एक तरफ दुनिया भर में शेरों की संख्या कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में उनकी संख्या बढ़ रही है। महामारी की दूसरी लहर के हालातों की तस्वीरें शायद कोई भूला ना हो। यही कारण है कि मुद्दा अक्सर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनता है। मुद्दे का एक और पहलू था ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें। अब राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को 13 राज्य सरकारों की तरफ से जवाब मिला है। 12 राज्य सरकारों का कहना है कि उनके यहाँ एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ जिसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई हो, जबकि पंजाब ने 4 संदिग्ध मामलों की जानकारी दी है, जिनकी मौत दूसरी लहर के दौरान हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से इनकी मौत हुई है। इस बारे में पंजाब सरकार ने भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। 26 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी कि ऑक्सीजन की कमी से अब तक कितनी मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो उस पूरी बात को खारिज कर दिया है। ओडिशा ने भी ऐसा कोई भी मामला होने से साफ मना किया है। राज्यों को 13 अगस्त तक ये जानकारी उपलब्ध करानी थी। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक और कदम आगे चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन से हुई मौतों का कोई डेटा नहीं मांगा है। उन्होंने पूरे बयान में कहा कि आज के अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि उसने राज्य सरकारों से जवाब मांगा है उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं। थोड़े दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि जवाब देने के लिए सरकारों को 13 अगस्त तक का समय दिया गया था। मैं लगातार अपने अधिकारियों के संपर्क में हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी आई है क्या, लेकिन हमें इस तरीके की कोई चिट्ठी ही नहीं मिली। जब जानकारी मांगी नहीं गई तो वो देंगे कैसे। केंद्र सरकार ने पिछले महीने राज्यसभा में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि ये जानकारी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट पर आधारित है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से जुड़े आंकड़ों में छेड़छाड़ करने का दबाव नहीं बनाया। केंद्र सरकार का काम सिर्फ डेटा को राज्यों से इकट्ठा करके पब्लिश करने का है। जनता इतने तथ्यों, तर्कों और आंकड़ों की भाषा नहीं समझती है। उसने तो सिर्फ तस्वीरें देखी, लाचारी की, बेबसी की, टूटती सांसों की और पानी में तैरती लाशों की। काश इन दावों के मायने किसी ऐसे से पूछे जाते जिसने किसी अपने को खोया। अब बात सियासी तेवरों की, जो कि कांग्रेस का खेमा ही दिखा रहा है और कांग्रेस खेमे को ही देखना पड़ रहा है। 10 अगस्त को कपिल सिब्बल के आवास पर एक रात्रि भोज हुआ। कई दिग्गज विपक्षी नेताओं ने बैठक में हाजिरी लगाई। इसमें राकपा मुखिया शरद पवार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, सपा के अखिलेश यादव प्रमुख हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, वाईएसआर जैसे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनमें ज्यादातर दल या नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी की साइकिल मार्च में शामिल नहीं हुए थे, यानी उनकी नजर में राहुल विपक्ष का संभावित विकल्प नहीं है। कांग्रेस G23 समूह के सदस्य भी हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समूह जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में 2 बातों की पैरवी की गई। पहला, शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव हो, यानी कांग्रेस और गांधी शब्द को एक दूसरे का विलोम बनाया जाए, ना कि समानार्थी। दूसरा, राहुल पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने पर सही से चिंतन करें, पद स्वीकार करें और निर्णायक भूमिका निभाएं या फिर पद की चिंता छोड़ दें। यहाँ इशारा सोनिया गांधी के पुत्र मोह की तरफ भी था। तब अहमद पटेल जिंदा थे, कांग्रेस के तथाकथित चाणक्य। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को फ्रेम में लेकर आए, किसी तरह विरोध को दबाया है और सब सामान्य होने की दलील दी गई। लेकिन कपिल सिब्बल के आवास पर हुए रात्रि भोज से निकल कर आई बातें कोई और ही कहानी कहती हैं। रात्रि भोज के बाद अकाली दल के प्रतिनिधि और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह की बातें कही हैं, उसका एक मतलब साफ है, पूर्ण विपक्षी एकता राहुल गांधी की मौजूदगी में संभव नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के लिए विश्वास पात्र साबित नहीं हो पा रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि राहुल की साइकिल मार्च में कई विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी और कपिल सिब्बल के रात्रि भोज में उन्हीं नेताओं की मौजूदगी, बल्कि बैठक का निशाना गांधी कुनबे की भूमिका को लेकर भी है। बीते 2 दशकों के दौरान कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार की राजशाही किसी से छिपी नहीं है। पार्टी जानती है कि संगठन में निर्णय कैसे और कब लिए जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 में भाजपा सरकार के खिलाफ फौरी गठबंधन या फिर सीटों का तालमेल कारगर नहीं होगा, लेकिन पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई तो होगी ही, उस लड़ाई की बिसात भी बिछेगी। ऐसे में इन बैठकों को 2024 के पहले के समीकरण की स्थापना भी कहना गलत नहीं होगा। बात उस राज्य की जहां की राजनीति के अपराधीकरण पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की है। 2020 के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा चर्चा में थे। चर्चाएं इतनी थी कि अब तक नहीं थम पा रही हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड मांगा गया था, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से रिकॉर्ड तो दूर कोई हरकत भी नहीं हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति में जितना प्रदूषण है उसकी सफाई विधायिका की प्राथमिकता कभी नहीं रही है। अब देश धैर्य खो चुका है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक छवि के लोगों को सांसद या विधायक बनने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने जितनी बार राजनीतिक सुधारों की पहल की, राजनीतिक दलों ने उतनी बार कोर्ट की अपील को अनसुना कर दिया। वो इस गहरी नींद से जागना ही नहीं चाहते हैं। इस राजनीतिक नासूर को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने इस संबंध में जो आंकड़े पेश किए वो भी चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 427 उम्मीदवार दागी थे। इनमें राजद के सबसे ज्यादा 104 उम्मीदवार थे। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के कुल 77 उम्मीदवार दागी थे। अगली खबर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की है। पिछले कई दिनों की तरह आज भी संसद के भीतर हंगामा जारी था। सदन की स्थिति देखकर उपराष्ट्रपति भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि संसद में जो हुआ उससे मैं दुखी हूँ। विपक्ष सत्ता पक्ष को मजबूर नहीं कर सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कल जो हुआ उससे मैं दुखी हूँ। इस घटना के बाद मैं रात भर नहीं सो पाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मर्यादा भूला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल जब कुछ सदस्य टेबल पर आए तो सदन की गरिमा को चोट पहुंची और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंकैया नायडू बीते 10 अगस्त 2021 को राज्यसभा में हंगामा करने वाले और आसन की तरफ रूल बुक फेंकने वाले सांसदों पर कार्रवाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कृषि मुद्दों को लेकर सदन में टिप्पणी की है। सरकार का कहना है कि कृषि कानूनों के प्रभावी होने से पहले देश की कई राज्य सरकारों से सुझाव लिया गया था। इसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं। 2 राज्य गैर भाजपा शासित हैं और ये राज्य कृषि कानूनों के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए 2010 में एक समिति बनाई गई थी जिसमें 10 राज्यों के मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज या फिर कॉर्पोरेट लाइसेंस की मोनोपोली खत्म की जा सके। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सवाल किया था। सवाल यह था कि 2017 से 2020 के बीच जब कृषि कानूनों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा था तब पंजाब ने असहमति जताई थी या नहीं। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने राज्यों से सुझाव लिया था। सरकार चाहती थी कि कृषि के मार्केटिंग क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए, किसानों को फसल का उचित दाम मिले और मुनाफा सुनिश्चित हो। आखिर में एक अच्छी खबर, देश में एशियाई शेरों की संख्या 674 हो चुकी है। विश्व शेर दिवस के मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शेरों के हित में उठाए गए कदमों की तारीफ की। लगभग 5 दशक पहले देश में शेरों की संख्या 200 से भी कम थी। अब उनकी संख्या लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। शेरों के संरक्षण में सबसे अहम था क्षेत्रीय समुदाय को इस पहल से जोड़ना। जानकारों का कहना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सकता है। इस पहल से पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जहाँ एक तरफ हमारे देश में शेरों की आबादी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में इनकी आबादी 40% घटी है। इसकी सबसे बड़ी वजह शिकार और जंगलों का खात्मा है। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं और हम पूछेंगे आपसे आज का सवाल, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि पाक संधि किन 2 देशों के बीच हुई है, तो उसका जवाब है कि संधि भारत और श्रीलंका के बीच हुई है।
वहीं हमारा आज का सवाल है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, बाकी इसका जवाब हम कल के शो में देंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।